आज है 6 नवंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है 15th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। ये कोची केरला में हुआ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में। और ये नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2006 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद से ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, ठीक है। और अभी बताया गया कि इंडिया जो है 5वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है इंडिया में, ठीक है, 810 किलोमीटर का, और 980 किलोमीटर का रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है इंडिया में। फिर वंगाला डांस फेस्टिवल, ये गारो ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। उनका एक फेस्टिवल होता है, द राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 हुआ, ठीक है। वहाँ पे एक लेक है, उमियाम लेक, वहीं उसी के आसपास होता है ये, ठीक है। और ये जो उनके सूरज देवता हैं, इनको वो लोग सालजोंग कहते हैं, ठीक है। उनको ही एज अ सेक्रीफाइस ये परफॉर्म किया जाता है अच्छे हार्वेस्ट के लिए। उसके बाद यूनेस्को और IUCN ने एक स्टडी कंडक्ट की, उसमें बताया कि दुनिया की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं वो खतरे में हैं, क्योंकि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में बात कही गई थी कि 1.5 डिग्री तक कम करना है, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल इरा से, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं। इसके कारण वो सारी जो इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे सी लेवल का ऊपर उठना और आइलैंड कंट्रीज़ को खतरा, ठीक है, वो सब भी बढ़ रहे हैं। फिर बेलार्सिया ग्रासलिस, ये एक रेप्टाइल का स्केलेटन है। वो रेप्टाइल करीब 240 मिलियन ईयर एगो रहती थी स्कॉटलैंड में, ठीक है। और उसके बाद है तोहू एमोंग बर्ड काउंट, ये नागालैंड में जो बर्ड स्पेशीज़ है उनका डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। वहाँ पर अमूर फैल्कन का डॉक्यूमेंटेशन होता था, पर इस बार और भी जो बर्ड स्पेशीज़ हैं उनका भी डॉक्यूमेंटेशन होगा। और दोखू एमोंग पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है लुथा नागा द्वारा, ठीक है। फिर है ऑड इवन व्हीकल रेशनिंग स्कीम, ये सबसे पहली बार 2016 में दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि सड़कों पर कंजेशन कम करना और जिससे कि पोल्यूशन कम हो, ठीक है। इसमें जब ऑड डेट होती तो जो जिसकी गाड़ी का आखिरी नंबर ऑड होगा वो गाड़ियाँ चलेंगी, और जिस दिन इवन डेट होगी उसमें जिसमें चौथा नंबर जिन गाड़ियों में होगा, चौथा नंबर इवन होगा, वही चलेंगी, ठीक है। तो इससे कंजेशन कम होगा और पोल्यूशन थोड़ा सा गिरेगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सी और ई पोस्टल वोटिंग फॉर ओवरसीज इलेक्टर्स, जो भारत सरकार है उसने कहा है कि जो दूर दराज के वोटर्स हैं, ठीक है, खासकर जैसे NRIs हैं या माइग्रेंट लेबरर्स हैं, इनके लिए एक सुविधा की जाएगी कि ये भी वोट दे सकें, ठीक है। इंडिया के जो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा डिस्पोरा है इंडिया के, करीब 1.35 करोड़ है नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं। 2019 लोकसभा इलेक्शन में 99,844 NRIs जो कि रजिस्टर्ड वोटर हैं, उनमें से केवल 25,606 इलेक्टर्स ने ही वोट दिया था, ठीक है। इसका एक मतलब सबसे बड़ा कारण ये था कि जो NRIs होते हैं उनको वहाँ पर्सनली आके वोट देना पड़ता है जहाँ पे वो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। इसलिए वो नहीं आ पाते हैं, तो नहीं वोट दे पाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है रजिस्टर्ड वोटर वो केरला से बिलोंग करते हैं, बाकी अलग अलग स्टेट जैसे गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु से भी हैं, ठीक है। 2010 में ये अमेंडमेंट लाया गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, कि जो भी बाहर रहते हैं NRIs, मतलब 6 मंथ के से ज़्यादा भी अगर रहते हैं तो वो आके पोलिंग बूथ पर वोट दे सकें, ठीक है। इस दो तरह की सुविधाएं देती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसमें एक ई पोस्टल बैलेट है और दूसरा प्रॉक्सी वोटिंग है, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम और प्रॉक्सी वोटिंग। ये दोनों सुविधाएं अभी जो हैं सर्विस वोटर्स को उपलब्ध हैं। सर्विस वोटर्स जैसे कि जो आर्म फोर्सेज में हैं या डिप्लोमेटिक मिशंस में हैं। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम में क्या होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर को एप्लीकेशन भेजी जाती है ऑनलाइन या इन पर्सन, और वो फिर एक बैलेट देते हैं, ठीक है। उसको उस पर जो वोटर है वो अपना मैंडेट देता है और प्रिंट आउट करके मैंडेट देता है, फिर उसमें अपना डिक्लेरेशन अटेस्ट करता है, और फिर उसको या तो ऑर्डिनरी पोस्ट से या फिर इंडियन एम्बेसी पे, अगर बाहर है तो इंडियन एम्बेसी पे ड्रॉप कर देता है, वहाँ से वो फिर आ जाता है, ठीक है। प्रॉक्सी वोटिंग में क्या होता है कि अपनी जगह पे किसी को अपॉइंट किया जाता है कि वो हमारी जगह वोट देगा, ठीक है। जो अभी NRI के साथ है, NRI के साथ में कंडीशन है कि उनको इन पर्सन आके वोट देना पड़ता है, ठीक है। इसलिए वो अगर वो इनकेस आ नहीं पाते हैं तो वोट नहीं दे पाते हैं। इसी कंडीशन को हटाने के लिए 2017 में एक अमेंडमेंट लाया गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में,
में कि वो किसी प्रॉक्सी को भी रख सकते हैं वोट देने के लिए, ठीक है। पर वो बिल जो है लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में भेजा गया था। उसके बाद जो 16 लोकसभा का टाइम था वो लैप्स कर जाता है और वो बिल भी लैप्स कर जाती है। फिर है गवर्नर्स अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। जो आर्टिकल 155 और 156 है उसमें बताया गया कि गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और जब तक प्रेसिडेंट की प्लेजर होती है तभी तक वो गवर्नर जो है ऑफिस संभालते हैं। मतलब अगर प्रेसिडेंट के प्लेजर 5 ईयर टर्म के पहले ख़त्म हो गई तो गवर्नर को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं। इसका ये भी मतलब निकलता है कि गवर्नर जो है वो इनडायरेक्टली या कह सकते हैं जो उनका अपॉइंटमेंट होता है वो या रिमूवल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा अनुसार होता है, ठीक है। फिर गवर्नर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के एक तरह के रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट में, ठीक है। आर्टिकल 163 कहता है कि जो गवर्नर हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मतलब चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एड एंड एडवाइस करेगी, एक्सेप्ट जब उनको कोई डिस्क्रिशन फंक्शन करना हो, ठीक है। कुछ डिस्क्रिशनरी फंक्शंस जो हैं अलोकेटेड हैं गवर्नर को, ठीक है। और जैसे राष्ट्रपति में देखा गया, राष्ट्रपति के केस में इम्पीचमेंट का केस है राष्ट्रपति को रिमूव करने के लिए, गवर्नर के केस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है गवर्नर की और सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में तो इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। कई सारे केसेस हैं जिसमें मतलब इस बाउंड्री को सेट किया है हमारे न्यायालय ने। जैसे सूर्य नारायण चौधरी केस था 1981 में, राजस्थान हाईकोर्ट ने बोला था कि जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट का प्रेशर जो है नॉन जस्टिसेबल होता है। मतलब अगर प्रेसिडेंट ने हटा दिया तो गवर्नर ये इस बात को लेके कोर्ट नहीं जा सकता कि कैसे हटाया क्यों हटाया, ठीक है। वो किसी भी टाइम हटा सकते हैं उनको। ऐसे बीपी सिंघल केस 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वही जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर वाला है इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, वो कभी भी हटा सकते हैं, ठीक है। फिर है चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया। एक स्टडी में देखा गया कि इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो घटी हैं। 2005-06 में देखा जाए तो 47.4% थी, जो कि घट के 26.8% हो गए 2015-16 में। और पिछले 5 सालों में ये 3.5% घट के 23.3% पे हैं, मतलब 2020-21 में, ठीक है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डाटा था। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक मतलब घटावट दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी 23.3% देखा जाए तो वो बहुत हाई है अगर इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो। इंडिया में सबसे ज़्यादा 8 स्टेट में है ये अभी चाइल्ड मैरिज जहाँ प्रेवलेंट है, और उसमें सबसे हाईएस्ट मतलब टॉप लिस्ट में है वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, ठीक है। और कुछ स्टेट जहाँ पे बहुत गिरावट दर्ज की गई है वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, और हरियाणा। और हमारे यहाँ लीगल इंटरवेंशंस क्या क्या हैं? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ठीक है। और ये जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है इसका अमेंडमेंट बिल आया था 2021 में, जिसमें जो लड़कियों की शादी की उम्र है उसको 18 से बढ़ाकर 21 करने की बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद है पिरारुकू। ये एक तरह की फ़िश है जो कि ब्राज़ील के मदियो जुआरा में पाई जाती है, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ी फ़िश होती है, कम से कम 200 किलो तक की ये बढ़ जाती है, मतलब काफ़ी भारी भरकम फ़िश होती है। फिर स्नेक बाइट पर एक रिपोर्ट थी, इसमें बताया गया कि अगर दुनिया में 78,600 डेथ्स होती हैं तो उसमें से 64,100 डेथ इंडिया में होती हैं, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा है दुनिया में। और ये स्नेक बाइट का डाटा जो था ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ 2019 की स्टडी से लिया गया। इसमें बताया गया कि इंडिया में भी सबसे ज़्यादा डेथ यूपी में होती है, उसके बाद एमपी में, उसके बाद राजस्थान में, ठीक है। अगर एज स्टैंडर्डाइज डेथ रेट लिया जाए तो देखा गया कि इंडिया में 4.0 पर 1 लाख होती हैं, ठीक है, जो कि ग्लोबल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल जो रेट है वो 0.8 डेथ पर 1 लाख है। इंडिया से ज़्यादा सोमालिया में है 4.5 पर 1 लाख, ठीक है। फिर है मालाबार एक्सरसाइज। ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो 1992 में शुरू हुई थी एज अ बायलैटरल एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में, ठीक है। 2002 से ये रेगुलर हो रही है। बीच में क्योंकि पहले जब होती थी 1992 में हुआ था, फिर 95 में, फिर 96 में, पर 2002 से रेगुलर हो रही है, ठीक है। और 2007 से ये अल्टरनेट जगह पे हो रही है। पहले इंडियन कोस्ट पे होती है और उसके बाद वेस्टर्न पैसिफिक में। लास्ट ईयर इंडियन कोस्ट पे हुई थी, इस बार वेस्टर्न कोस्ट पर हो रही है, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक में हो रही है। जापान ने इससे जुड़ा था 2015 में और ऑस्ट्रेलिया ने इसको ज्वाइन किया है 2020 में, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।